अफ़वाहें तो बहुत गलत गलत उठी हैं, तो उन्होंने बस 1 सेकंड के लिए फ़ोन उठाया कि हाँ बेटा तेरा भाई चला गया। ऐसे में माताजी के निधन की खबरें चलनी आपको कैसे पता लगा? लोगों ने न्यूज़ डाल रखी कि जस्सू भाई की माताजी का निधन हो गया। जसपाल राणा के निधन के बाद माँ की मृत्यु हुई थी। माँ श्यामा राणा का निधन हो गया। ऐसे में नई दिल्ली के अस्पताल में अंतिम सांस। 78 वर्षीय श्यामा देवी लंबे समय से बीमार चल रही। तो लोग ऐसे कैसे बिना सोचे समझे ऐसी गलत अफवाहें डालते। आप इस पोस्ट को या तो निकालें या आप इन लोगों को ब्लॉक करें। कि उनकी मम्मी को पता है कि उनका बेटा जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है, जसपाल राणा जी? नहीं, उनकी मम्मी को बिल्कुल ये खबर नहीं है। कभी भी गलत अफवाहें ना फैलाएं अपनी टीआरपी के लिए, अपनी वायरल करने के लिए। कृपया करके आप ये काम कभी ना करें क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। दीदी भूली भैजी सुना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपनी खास सीरीज भेंट वार्ता में। तो भेंट वार्ता में आज हम बात करने जा रहे हैं, आप सभी ने सुना बेहद दुखद हाल ही में उत्तराखंड के जाने माने पद्मश्री से सम्मानित हमारे जसपाल राणा जी का निधन हो गया, और जो कि बेहद ही दुखद है। उसकी क्षतिपूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ साथ ही साथ कुछ खबरें चली, भ्रामक खबरें कि जसपाल राणा जी की माता जी का भी निधन हो गया है। कई लोगों ने ये पोस्ट डाली, ये खबरें डाली, और इस पर उनके रिश्तेदारों ने, उनके घर वालों ने आपत्ति भी जताई। जी हाँ, कुछ इसी तरह की खास आपत्ति जताने वाली, जो कि खुद ही एक जानी मानी शूटर है, उनकी कज़न है और स्कॉटलैंड से इंडिया आई हुई है, आजकल हमारे स्टूडियो में पहुंची है सीमा गौड़ सजवाण जी, और हमने स्पेशली उन्हें बुलाया कि इस मुद्दे को आप प्लीज़ मीडिया के सामने रखिए। तो सीमा गौड़ सजवाण जी, सबसे पहले तो आप यहाँ आई उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ स्पेशल रिक्वेस्ट करके बुलाया, और आप जो चाहती हैं मैं उसके बारे में बोलना चाहती हूँ। हाँ, अफ़वाहें तो बहुत गलत गलत उठी हैं, और जी। मुसीबत के समय में जो हमारा इतना बहुत ही ऐसा दुखद समय चल रहा है, और इसमें लोग उल्टी उल्टी खबरें डाल रहे क्या हैं कुछ वो मीडिया में। खबरें थी, वही मैं जानना चाहूंगी कि आपने जब देखा कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, पहले ही आपके जस्सू भाई का इतना बड़ा दुख परिवार झेल रहा है, सब झेल रहे हैं, ऐसे में माता जी के निधन की खबरें चलनी, आपको कैसे पता लगा, क्या कुछ रिएक्शन था? रिएक्शन ये था कि एक्चुअली वो पहले से ही हॉस्पिटल में एडमिट थी। मैं पिछले महीने यहाँ पे आई थी और 12 मई को ही वापस स्कॉटलैंड गई हूँ। छुट्टियों जी। के लिए आई थी 2-3 हफ्ते के लिए। हम्म। और कंस्टेंटली मैं जस्सू भाई के पापा, जो कि हमारे मामा जी हैं, मैं उनसे कंस्टेंटली बात कर रही थी कि वो कैसी हैं, हॉस्पिटल में हैं, कैसे चल रहा है इलाज। तो उन्होंने कहा हाँ वो ठीक हैं, स्वस्थ हैं, बट जैसे उनको थोड़ा इंसुलिन हाई है और टाइप 1 डायबिटिक है, तो थोड़ा सा कफ एंड ऑल हो रखा था। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हम थोड़ा-सा उनका इलाज करा लें। तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया होगा, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा लाइक ऑपरेशन करना ज़रूरी है। तो उसी के चक्कर में मैं उनसे कंस्टेंटली बात करे जा रही थी। फिर उसके बाद मेरे जो भाई है जस्सू भाई, वो जर्मनी गए हुए थे जी। कॉम्पिटिशन के लिए, क्योंकि वहाँ पे शूटिंग चैंपियनशिप चल रही थी। अब जर्मनी तो हमारे स्कॉटलैंड से ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैंने जस्ट ऐसे ही फ़ोन किया जस्ट भाई को बोलने के लिए कि भाई मम्मी कैसी हैं, आप ठीक हो, आप यहाँ आए तो मुझे बुला लेते, मेरा तो 1 घंटे की फ़्लाइट है। हम्म। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये तो है, लेकिन अब मैं 2 दिन बाद वापस जा रहा हूँ, अब मेरी वाली टीम को लेके। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरी कम से कम सुबह 10-12 मिनट बात हुई होगी, बट किस्मत से वो मेरे भाई से आखिरी कॉल थी, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि सुबह-सुबह कभी कॉल मिस हो जाती है, या मैं काम पे हूँ, या फ़ोन नहीं उठाया, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, बट जी। शायद वो मेरी किस्मत की कॉल थी और मेरी उनसे बात हुई। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अभी कॉम्पिटिशन है, मैं तुझे शाम को फ़ोन करता हूँ। जी। पर उनका शाम को फ़ोन नहीं आया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो बिज़ी हो गए होंगे। फिर भी मैं हर दिन कंस्टेंटली मामा जी से बात करी थी। फिर अगले दिन भी मेरी बात हुई। फिर मेरे ख़्याल से हाँ, 2 तारीख को सुबह मैंने फिर से फ़ोन किया कि क्या कहते हैं, जस्सू भाई की मम्मी कैसी हैं? तो उन्होंने कहा हाँ बेटा वो ठीक है, कल ही उनका ऑपरेशन हुआ है, वैसे मना कर रहे थे, तो अभी वो ठीक हैं।
आईसीयू में है। मैंने कहा अच्छा चलो सही है। तो कहते कि वो तो सब ठीक है लेकिन तेरे भाई ने मुसीबत डाल दी। मैंने कहा मुसीबत, कैसी मुसीबत? मैंने कहा भाई 29 तारीख को मई को सुबह सुबह मेरी जस्सू भाई से बात हुई है। तो कह रहे नहीं तुझे नहीं पता। मैंने कहा ना। तो मैंने कहा क्योंकि कंपटीशन भी बिजी है तो बात नहीं कर रहे। 31 की रात को 1 जून को वो सुबह टीम लेके आ रहे थे। उनको थोड़ा वहाँ पेन हुआ तो उन्होंने बोला कि ऐसी गैस्ट्रिक पेन होगा। तो उन्होंने दवाई खा ली, शायद उन्होंने थोड़ा इग्नोर कर लिया। लेकिन अगर वो वहाँ पे कुछ दिखा लेते तो शायद जो स्थिति अभी हुई है शायद वो कभी ज़िंदगी में आती नहीं। लेकिन वो टीम लेके आए, इंस्टेड ऑफ कि उनको हॉस्पिटल जाना था तो वो घर चले गए सैनिक फॉर्म में। तो वहाँ पे भाभी हैं, दोनों बच्चे हैं, वो घर गए, बैठे थोड़ा सुबह-सुबह चाय-वाय पीने के लिए बैठे ही थे, तो तब तक उनको थोड़ा दर्द हुआ तो उन्होंने कहा चलो मैं हॉस्पिटल दिखा के आ जाता हूँ। तो जब वो हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे लाइक डॉक्टरों ने बोला होगा कि ये थोड़ा-सा सीरियस है। तो उन्होंने कहा कि उनका चेकअप-वेकअप किया तो उन्होंने कहा इनका आर्टरी ब्लॉक है, सो इनकी आर्टरी में स्टंट डलेंगे जी। और वो भी दोनों में, ऐसा बोला गया। तो ऑब्वियसली दोनों एक साथ तो डल नहीं सकते। उन्होंने एक डाला स्टंट और उसके बाद उन्होंने कहा थोड़ा-सा रिकवर हो जाएँ, उसके बाद हम दूसरा डालेंगे। तो इन बिटवीन ऑब्वियसली मेरी डायरेक्ट तो सब किसी से बात नहीं, सभी बिज़ी क्योंकि स्थिति ऐसी चल रही थी, माँ उधर हॉस्पिटल में, भाई इधर हॉस्पिटल में। माँ को पता नहीं है कि भाई हॉस्पिटल में, माँ को ये भी नहीं पता कि वो जर्मनी से वापस आ गए हैं। बट किस्मत की बात अच्छी है कि क्योंकि उनको पता है कॉम्पिटिशन में गए हैं तो रोज़ बात नहीं कर पाएँगे, तो उनके दिमाग में यही चल रहा है। उसके बाद जो छोटा वाला भाई है सुभाष राणा, उसको मैं सुबी बोलती हूँ, तो मैं उससे कंस्टेंटली बात करती रही कि प्लीज़ मुझे अपडेट करते रहना क्या। तो उसने मुझे बताया, हर 4-5 घंटे बाद मेरी मैसेजिंग या कॉल होती थी तो मुझे कहते थे कि दीदी सब कुछ ठीक है, परेशान मत हो। बस लाइक ऑब्वियसली ये अनप्रेडिक्टेबल था हमारे लिए कि ऐसा भी हो सकता। अगर ऐसा होता तो शायद मैं उसी दिन आ जाती, लेकिन उसने कहा नहीं बस भाई भैया को कल सुबह बाहर ले आएँगे। बट 11 तारीख की रात को यानी कि 12 की सुबह तो हम लोग, मैं बात क्योंकि इंडिया और स्कॉटलैंड का टाइम आगे पीछे है, तो मैं सोने से पहले से ही फ़ोन कर रही थी तो मुझे पता चला कि हमारी फैमिली के बीच में ही ग्रुप बना हुआ, तो उन्होंने लिखा कि जस्सू भैया पास्ड अवे। मैंने कहा नो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर मैंने फटाफट से चाचू को फ़ोन किया, राजेंद्र राणा उनका नाम है। मैंने कहा मैं झूठी, मुझे पता है कई लोगों पे कन्फ्यूज़न होती है बट मैं जब तक रियल पता ना हो कि क्या असली बात है, मैं ऐसे विश्वास नहीं करती। तो उन्होंने बस 1 सेकंड के लिए फ़ोन उठाया कि हाँ बेटा तेरा भाई चला गया। तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था क्योंकि मेरा भाई जस्सू वो बहुत कुछ करना चाहता ज़िंदगी में। मुझे बोलता था कि अब हम ये करेंगे, बच्चों के लिए करेंगे। उसकी वजह से ओलंपियन बने हैं मनु भाकर, जो उनको प्राइवेट कोच थे वो उनके। अभी जो ओलंपिक्स में गए थे, 2 मेडल जो मनु भाकर के ओलंपिक्स में आए थे, उनका सारा श्रेय जस्सू भाई को जाता है। लेकिन जस्सू भाई इतने काइंड हार्टेड बंदे, वो कहते हैं सारा श्रेय उसको जाता है क्योंकि मेहनत उसकी है। वो कभी अपना वो नहीं श्रेय नहीं लेते थे बट सबके लिए वो एक ऐसे थे कि जैसे पंख फैला करके उसके अंदर सबको अपने रखना, प्रोटेक्ट करना। तो फिर आप वहाँ से कब निकले, कैसे-कैसे पहुँचे? मैं जब मुझे पता चला तो मैं बिल्कुल लॉस्ट हो गई। एक्चुअली मैं रोने लग गई। तो मेरे बड़े बेटे का मेरे को फ़ोन आया जो दूसरी सिटी में रहता है। उसने मुझे फ़ोन कॉल पे रखा। उसने कहा अपनी टिकट बुक करो। मैं टिकट बुक कर रही थी लेकिन मुझे डायरेक्ट टिकट नहीं मिली क्योंकि मिनिमम वहाँ से आने के लिए 15 घंटे चाहिए। तो मैंने सोचा चलो लंदन के थ्रू ट्रेन ले लूँ, 5 घंटे लगेंगे, वहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाएगी। लेकिन नहीं मिली, मुझे ट्रेन नहीं मिली। फिर मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि अब 15 तारीख की मिल रही है और सब लोगों ने मुझे बोला, फैमिली वालों ने, कि देख 13 तारीख को तो लास्ट राइड्स ख़त्म हो जाएँगे तो तू आराम से जो डायरेक्ट फ़्लाइट है वो लेके आ जा। तो 15 तारीख को मुझे सुबह फ़्लाइट शाम को फ़्लाइट मिली ग्लासगो टाइम से और मैं यहाँ पे 16 की सुबह को पहुँच गई। आके मैंने अपनी मेडिकेशन खाई ड्यू टू हेल्थ रीज़न एंड देन मैं सोई 2 घंटे और जैसे ही मैं उठी मैंने फ़ोन पे देखा कि लोगों ने न्यूज़ डाल रखी कि जस्सू भाई की माताजी का निधन हो गया शॉक में, क्योंकि उन्हें पता चला कि जस्सू भाई की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। तो पहली बात तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है, ना वो बोल सकती हैं, वो आईसीयू में हैं। तो लोग ऐसे कैसे बिना सोचे समझे
ऐसी गलत अफवाहें डालते हैं। वैसे भी हम लोग इतने बुरे वक्त से गुजर रहे हैं जो कि हमारे लिए वो विश्वास करना ही मुश्किल है, क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल था उनका जाना। हम ऑलरेडी उस दुख में गुजर रहे हैं और लोग इस तरह की बातें बाहर कर रहे हैं, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं जैसे उठी मैं सीधी हॉस्पिटल गई। मेरी बड़ी दीदी हॉस्पिटल में ही थी। मैंने उनसे फटाफट से पूछा कि ये और ऐसी जसपाल राणा अफवाहें जी की मम्मी को आप देखते तुरंत हॉस्पिटल गए, हाँ, क्योंकि एक तरफ जसपाल राणा जी के दुख से वो लोग गुजर रहे थे, दूसरी तरफ उनकी मम्मी के निधन की इस तरह से सोशल मीडिया पे गलत खबरें चलती हैं, तो उस तुरंत आप हॉस्पिटल गए देखने के तुरंत लिए मैं फिर? हॉस्पिटल में जी। गई, मम्मी को लेके गई, मेरी दीदी वहीं पर थी। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं वो सही है, मेडिकेशन उनको दे रखी हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हाँ आईसीयू में, बिल्कुल ठीक तो नहीं कहे थे लेकिन स्वस्थ हैं वो। तो हम चले गए, मैंने वहाँ पे देखा, फिर वहाँ पे कोई एक उप्रेती करके मीडिया वाले भी आए, उन्होंने रिकॉर्ड किया। जब उन्होंने पोस्ट डाली बाहर अंदर की कुछ पिक्चरें, तो मेरी हिम्मत हुई कि चलो जो मेरी कुछ वीडियो और पिक्चर ली थी तब मैंने डाली लोगों को बताने के लिए कि ये गलत है। हालाँकि वो मेरा पर्सनल स्पेस था, पर्सनल हमारी थी, लेकिन जब उनकी डाली इसलिए मैंने उनकी वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया कि उनकी वो एक माता जी की कुछ फोटो वीडियो डाली आपने हाँ, कि वो तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो जो मीडिया वालों ने जी। जब डाला तो वो सच्ची खबर डाली, मेरे सामने ही वो अंदर आए थे। तो जब उन्होंने डाली तो मैंने कहा, जब एक मीडिया वालों ने कन्फर्म कर दिया, और उस वक़्त मैं भी वहीं थी। मैं उनसे बात कर रही थी, आप देखोगे उस वीडियो में कि मैं बात कर रही हूँ, तो वो बिल्कुल रिस्पॉन्स कर रही हैं, बात कर रही हैं, बट ऑब्वियसली दवाई इतनी होती है तो इंसान मतलब उतनी नहीं, जब इंसान आईसीयू में है तो जितना हो सकता है उतना ही। कितने लोगों ने इस तरह की पोस्ट डाल दी थी? क्या किसी बड़े चैनल ने भी डाली थी? बहुत मीडिया सारे, जी न्यूज़ और कोई जो क्या नाम है उनका, कुछ बिस्ट करके कोई लड़का था, कोई चौहान करके लड़की थी। अच्छा। मतलब लोगों ने, मेरी सब लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है कि जब तक, पूरी दुनिया से एक रिक्वेस्ट है, जब तक आपको किसी भी मुद्दे के बारे में सच्चाई नहीं पता तो आप उसे पोस्ट ना करें। क्यों पोस्ट करके ऐसी ही पूरी दुनिया में फैल गई। हम लोग इतने पर, एक हम दुख से गुजर रहे, ऊपर से लोग हमें फोन पे फोन किए जा रहे, क्या ये बात सच है? हम किस किस को बताएं? उस वक्त हम ऑलरेडी उस दौर से गुजर रहे क्या हैं। आपकी किसी से बात हुई कि भाई आपने किस आधार पे डाली? आप पे आधार क्या था? आपको किसने ये बताया कि इनकी डेथ होगी? मेरी बात किसी से नहीं हुई, लेकिन 2 लोगों को जो मैंने फेसबुक में पोस्ट जिन्होंने शेयर करी थी, उनको मैंने पर्सनल मैसेज किया कि आप कौन हैं और आपने ये क्यों डाली? तो मैंने ऑनलाइन उनका रिपोर्ट कर दी, जो पोस्ट है उसको रिपोर्ट करा कि दिस इज़ इल्लीगल एंड इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो आप इस पोस्ट को या तो निकालें या आप इन लोगों को ब्लॉक करें। तो इस तरह से हमने, बहुत सारे लोगों ने, मेरे साथ एक स्टूडेंट है विवेक नौटियाल करके, उसने भी मेरी हेल्प करी, उसने भी काफ़ी लोगों को रिपोर्ट किया, उसने मुझे बताया कि ये लोग हैं, नंबर भी दिए, बट हम इतने बिजी थे हॉस्पिटल में आने जाने में। जसपाल भाई का वहाँ पे पाठ चल रहा है जो कि 23 तारीख तक चलेगा, हमने वहाँ भी जाना है, फिर शाम को मैं हॉस्पिटल जाती थी। फिर हम लोगों ने हॉस्पिटल थोड़ा कम कर दिया क्योंकि आईसीयू में तो ज़्यादा जाना ठीक नहीं है, बट अभी तक वो स्वस्थ हैं, हाँ, वही उनकी मम्मी ठीक है, स्वस्थ है बिल्कुल बिल्कुल। स्वस्थ हैं, बट आईसीयू में हैं, इसका मतलब है कि वो अपना ठीक ठाक है वहाँ पे। और अच्छा, एक बात और कि उनकी मम्मी को पता है कि उनका बेटा जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है, जसपाल राणा जी? नहीं, उनकी मम्मी को बिल्कुल ये खबर नहीं है। जो ये लोगों ने शौक डाला कि उनको शौक लगा, शौक कहाँ से लगा उन्हें तो पता ही नहीं है। जस्सू भाई को ज़रूर पता था कि मम्मी हॉस्पिटल में, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। वो जर्मनी से भी उनको वीडियो कॉल करते थे, फ़ोन कॉल करते थे, बट उनके दिमाग में ये है कि जस्सू भाई बाहर कॉम्पिटिशन में गया है, कभी-कभी टाइम नहीं होता, नहीं कॉल कर पाते। तो उनकी माताजी को कुछ भी नहीं पता है। उनको सिर्फ इतना पता है कि हम लोग जो विजिट करने जा रहे हैं उनको, बस यही देखने जा रहे हैं कैसे हैं। अब तो कम हो गया है विजिट, तो उनको हमने पता चलने नहीं दिया और ना हम चाहते कि उन्हें अभी तक पता चले। तो अभी पारिवारिक स्थिति कैसी है? अभी उनकी 13वीं कहाँ कुछ करने वाले हैं? क्या कुछ चल रहा है? पारिवारिक स्थिति तो ऐसा है कि 2 जगह पैर हैं, क्योंकि हम लोगों को जस्सू भाई का जो 13वीं हमने देहरादून में उनके अपने घर पे करनी है। जी, अच्छा। और जो बेटा उनका क्रिया में बैठा हुआ है, युवराज सिंह राणा, वो दिल्ली में सैनिक फार्म वाले घर पे है। तो 23 को वहाँ से ख़त्म होगा, तो 23 की शाम को यहाँ आएंगे और 24 तारीख को यहाँ पे वो करेंगे, 13वीं का प्रोग्राम करेंगे। क्योंकि अब घर वाले सारे रिश्तेदार आधे इधर आधे उधर है,
क्योंकि अगर वहाँ से चल के इधर आते हैं फिर ऐसा लगता थोड़ी माता जी की तबीयत खराब ना हो जाए, तो उस वजह से इस वक्त हम जैसे कहते हैं दो नाव पे पैर रखे हैं। तो इसीलिए भगवान की दया से अभी जो मिनिस्टर ने रोडें बनाई है उसके लिए एक हमारे लिए अच्छा होगा कि चलो 2.5 घंटे में दिल्ली और 2.5 घंटे में वहाँ, तो अभी बस ऐसे ही अप डाउन कर ले हम लोग। तो जसपाल राणा जी के परिवार में कौन कौन है अभी? उनके जसपाल जस्सू भाई के जो पापा हैं, उनकी मम्मी है जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में है, उनके जस्सू भाई के चाचा मामा सब लोग हैं, अभी सारा पूरा परिवार वैसे इकट्ठा अपने हो 2 रखा है। बच्चे हैं उनके, है ना? जसपाल भाई के 2 बच्चे हैं, देवांशी राणा जो कि 25-26 साल की है, और उनका बेटा है युवराज राणा जो कि 21 साल का है। रीना भाभी हैं, वो लोग सैनिक फॉर्म में ही रहते हैं। और माता पिता भाई? हाँ, और सुभाष जो छोटा भाई है वो भी इंडियन टीम का कोच है, पैरा शूटिंग टीम का कोच है, वो देहरादून में रहता है उनकी वाइफ के साथ। उनके भी 2 बच्चे हैं। उनकी सबसे छोटी बहन है सुषमा राणा जो कि हमारे मिस्टर राजनाथ राजनाथ सिंह सिंह जी। हैं, उनके बड़े बेटे पंकज सिंह की वाइफ है। और सुषमा के भी 2 बच्चे हैं, एक है दिया जो कि होगी शायद 18-19 साल की है, और छोटा बेटा है, हम उसको आरवी कहते हैं, एवी कहते हैं, वो है 14 साल का। और पिताजी ठीक ठाक है, मतलब क्योंकि वो भी काफी उनके पिताजी के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि वो 49 इयर्स के थे और अभी 28 जून को वो 50 के होने वाले थे। तो हम लोग फ्रेंड्स भी बात कर देते क्योंकि भाई तो था, फ्रेंड्स भी था कि एक साथ बर्थडे बनाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल टूट गए हैं एक इस एज में, क्योंकि उनका था कि अब आगे क्या क्या। जसपाल भाई बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ करना चाहते थे बच्चों के लिए, शूटिंग के लिए। हाँ, ऐसे कुछ सपने उनके जो आपसे बात हुई हो, बहुत डिस्कशन हुआ एज बहुत ए कजन? मुझसे हर वक्त बात होती रहती थी। ऑब्वियसली जब मैं इंडिया 3 साल के लिए आई थी, मूव करी थी, तो मैंने उनके साथ मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की, मैं वहाँ पे स्पोर्ट्स शूटिंग स्पोर्ट्स की हेड बन थी, उन्हीं के थ्रू गई थी। उनको कोचिंग में असिस्ट भी कर रही थी, उन्हीं के साथ काम करती थी। मतलब पूरा जो 1.5-2 साल है मैंने उन्हीं के साथ निकाला है। जिस तरह के वो कोच है ना, मतलब उनके अंडर जो भी है वो अपनी जो है विक्ट्री ही पाएगा। क्या क्या सीखा आपने उनसे? मैंने तो उनसे बहुत कुछ सीखा शूटिंग में। हमारे पूरे खानदान का एक्चुअली बोले तो शूटिंग में जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं सारे उन्हीं की वजह से हैं? उन्हीं की वजह से हैं। हम सब उनके पीछे पीछे चल दिए और एक ही घर में रहते थे। तो क्लास भी एक, पढ़ाई भी एक, 11th-12th भी जसू भाई ने और मैंने एक ही साथ करी है। छोटे में भी हमने नर्सरी केजी और 3rd-4th भी हमने एक ही साथ करी है। बट फिर वही पापा और उनके पिताजी का इधर उधर ट्रांसफ़र होना, उसके हिसाब से। तो जस्सू जो आप बोल रहे हैं जसपाल राणा जी, उनका बर्थ कहाँ हुआ था, कैसे थे छोटे जस्सू? जस्सू भाई का बर्थ हमारे ही उत्तरकाशी वाले घर पे हुआ था, क्योंकि छोटे में हम लोग साथ साथ, हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग मोस्टली एक साथ ही रहते हैं। ये नहीं पता होता है कि चलो ये मम्मी देखेगी, कोई भाई के पास रहता, कोई बहन के पास रहता, तो जॉइंट परिवार ही रहता है हमारा। तो उनका जन्म वहीं हुआ था हमारे घर में, और वो उनकी फेवरेट पर्सनल स्पेस थी। बल्कि वो कुछ टाइम पहले मेरे फर्स्ट कज़न को ये भी बोल रहे थे कि भैया मेरा वाला रूम ना खाली कर देना, मैं आऊँगा। अच्छा, तो गाँव में? उनकी नहीं, उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी वाले घर में। तो हमारा उत्तरकाशी में घर है, गांव में है, देहरादून में है। तो उत्तरकाशी वाले घर में जहाँ पे मेरी बड़ी ताई जी रहती हैं, ताऊ जी, हम सारे बच्चे वहीं पे थे छोटे में। तो जैसा आप बता रहे थे कि आप लोगों ने एजुकेशन भी साथ में की कई जगह, तो कैसे थे वो? शैतान थे या बिल्कुल सीधे साधे अरे बच्चे? वो बहुत शैतान थे। लाइक जब हम बड़े हुए, जब हम 11th-12th में एक साथ पढ़ रहे थे, तो नीचे घर उनका, ऊपर हमारा, मतलब ऊपर नीचे घर। ऐसा नहीं था कि कोई ऊपर आ रहा है वहाँ नीचे सो रहा है, खाना ऊपर खा एक रहा ही है था नीचे, एक ही था सब कुछ। और उनको खाने का बहुत शौक था, बहुत शौक। और हमारे उस वक्त 10th के बोर्ड चल रहे थे, 1991 की बात है। तो पढ़ने के लिए हम दोनों साथ पढ़ते थे। तो आ जाएगा ऊपर, फिर आएगा, पेंसिल लेगा तो मुझे पोक करना शुरू कर देगा। मैंने कहा जसू भाई क्या कर रहा है, तुझे पढ़ना है नहीं पढ़ना है? मैंने कहा कुछ नहीं पढ़ना है तो तू चले जा। मैं ना, मैं थोड़ी सी उसके साथ ना
जो कहते हैं ना पॉजिटिव वाली लड़ाई, जैसे भाई बहनों की ऐसे लड़ाई होती है वो ऐसी होती थी। बड़ी बहन के साथ थोड़ा ठीक था वो, तो क्योंकि हम एक ही उम्र के हैं, 4 ही महीने बड़ा था। फिर कहेगा अच्छा चल मैगी खानी है तुझे, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं खानी मैगी, मुझे सिर्फ दाल चावल खाना होता है। फिर इतना परेशान करता थोड़े से पढ़ेंगे, वो फिजिटर बहुत था, फिजिटर यानी कि वो एक जगह नहीं बैठ सकता था, अच्छा। क्रिएटिव था, बहुत कुछ सोचता था। फिर चले जाएगा, फिर मैं मम्मी को बोलती थी, मेरी मम्मी को, मम्मी जैसे भाई ऊपर आएगा ना उसको कहना सीमा घर पे नहीं है। मैं दरवाजे के पीछे छुप जाती थी, कहता मुझे पता तो दरवाजे के पीछे छुटी है, अब मैं तुझसे नाराज़ हो गया। बट हम नाराज़ नहीं रह पाते थे। फिर आएगा, खूब पढ़ाई करी, मतलब आपके हिस्से का खाना भी खा जाता था, मैंने सुना मेरे था। हिस्से का मेरे सबके हिस्से का नहीं, सबके हिस्से का। स्कूल में हम टिफिन लेके जाएंगे, सबसे पहले सबके टिफिन खोलेगा, खा लेगा, उसके बाद सारे टिफिन को एक साथ ऐसे रख देगा कि ये लंच टाइम हो गया। हमें पता चल जाता किसने खाया, जस्सू भाई ने। मेरी माँ जो कि राजमा बनाती थी और उसको राजमा बहुत पसंद थी, मम्मी बनाएगी, हम लोग स्कूल से आते थे दिन में, सबसे पहले भाग के ऊपर आएगा। जब तक हम लोग सारे आते हैं ऊपर खाना खाने के लिए, सुषमा छोटी वाली उसको भी राजमा पसंद थी, जब तक आएगा कुकर खाली, मम्मी कहती ए जस्सू कहाँ गया तू, सारा खाना खत्म करके चला गया। ए गॉड आंटी मेरा खाना था ये, ऐसे बोलता था वो हक से। हक से। वो हम एक ही परिवार, मतलब एक साथ पले बड़े हैं। शहरों में लोग कहते हैं कजन्स वगैरह, हम लोग कजन्स नहीं बोलते, हम लोग भाई बोलते हैं, भाई है तो भाई है, क्योंकि हमारे यहाँ अलग होते ही नहीं है, एक ही खानदान एक ही साथ। अभी गांव में भी हमारा जो परिवार है 80 परिवार का घर है, गौड़ जो हमारा खानदान है, दादा थे, दादा के बच्चे हुए, बच्चे हुए, बच्चे हुए, बच्चे हुए, ऐसे करके। तो हमारी रिश्तेदारी पूरी आपस इधर पे ही है, उत्तरकाशी, टिहरी। अब तो खैर सब एक दूसरे जगह भी शादी कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका निधन हुआ, मतलब बहुत जल्दी वो चले गए। क्या कुछ आपसे कभी डिस्कशन हुआ हो कि मुझे अभी ये करना है, वो करना है? डिस्कशन, जब मैंने उनके साथ 2 साल मानव रचना में काम किया, 2016 से 17, क्योंकि मैं 2014 से 2017 तक मैं 2.5-3 साल के लिए इंडिया आई थी, तो तब मैंने शूटिंग प्रोग्राम, जो पिस्टल शूटिंग प्रोग्राम से उनमें काम किया, तो मैं उसी के साथ ही काम किया। उसने मुझे ये बोला भी कि तू यहीं पर ही काम कर ले, बच्चों को हॉस्टल में डाल ले। लेकिन फिर मेरे को थोड़ा बच्चों का भी था, लेकिन जो भी मैंने उसके साथ काम किया, उसने मुझे ये बोला कि हम लोग जूनियर टीम अलग बनाएंगे, लड़कियों के लिए अलग, मतलब उसका ये था कि सबके लिए सब कुछ करना है। वो मतलब इतना, कभी कभी तो मैं इरिटेट हो जाती कि जस्सू भाई बस एक एक चीज़ पे पहले हम फोकस करते हैं, फिर हम दूसरा करेंगे। वो कहता नहीं, जितना कहते हैं कि जितनी ज़्यादा नॉलेज लो और दूसरों के लिए करो, वो उसका मोटिव था हमेशा। और वैसे ही जस्सू भाई के पापा हैं, उन्होंने मुझको बोला कि देख सीमा, इतनी स्थिति में भी अभी वो यही सोच रहे हैं कि जो उसके सपने वो पूरे करने। बल्कि मैं बाहर रहती हूँ, मैंने बोला कि आपके लिए मैं जस्सू भाई की जो भी सपने जो मेरे से हो सकते हैं, बिकॉज शूटर तो हुई, जो उससे रिलेटेड है, तो आप मुझे बोलो क्या करना। उन्होंने ही पहले मुझे बोला, मैंने कहा आप जो चाहोगे, जितना मैं कर पाऊंगी करेंगे। वो अभी भी चाहते हैं कि उसके नाम पे की एक ट्रस्ट बने। और क्या उसमें भी ऐसा कुछ चाहेंगे कि बच्चों को निशानेबाजी सिखाई जाए? बिल्कुल, क्योंकि हमारी ऑलरेडी जो पौंदा में रेंज है वो बहुत बड़ी रेंज है, इंटरनेशनल लेवल की रेंज है, वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो ऑलरेडी बनी हुई है, देवांशी के नाम पे, बेटी के नाम पे स्कूल खुला हुआ है, मतलब वहाँ पे, और पुलिस ट्रेनिंग भी होती है। अच्छा। उस जगह को उन्होंने ऑल ओवर बनाया है, मतलब कई लोगों को जो सीखना है। अभी जसपाल भाई जो था, उसने पूरी दुनिया में जो अपनी जो जगह बना रखी थी ना, वो बहुत मुश्किल है बनाना। सही बात है। जसपाल राणा एक ऐसे शूटर, मतलब कि जिनके लिए लगा लो उत्तराखंड के नामचीन, जो हमारे गढ़ रत्न नेगी जी, उन्होंने भी गाना गाया और इतना उनका नाम था। उन्होंने शूटिंग शुरू करी तो पूरा गांव जो है वो शूटिंग की तरफ चल दिया, उन्हें भी एक रास्ता दिखने लगा। और क्योंकि आपने भी काफ़ी कुछ उनके परिवार से सीखा है, उनके पिताजी से सीखी है शूटिंग, तो आप भी इस क्षेत्र में क्या कुछ कर चुकी हैं और क्या कुछ आगे करना चाहती हैं? आप भी अपने बारे में प्लीज़ बताइए। देखो, शूटिंग में तो मैंने भी, जब मैं क्लास 12th में थी तो ओब्वियसली ऊपर नीचे ही घर था, 11th से ही शुरू हो गए थे हम, क्योंकि जसू भाई के पापा चाहते थे कि हम सारे शूटिंग करें। एक्चुअली हमारा 99% खानदान जसू भाई से, उनकी मम्मी से, उनके मायके से, ननियाल से, सबसे लेके हम मामा भतीजे सब की तरफ से सारे बच्चे शूटिंग में आए हैं। अच्छा। देखा जाए तो 99%, एक्चुअली 100% कह सकते हैं शूटिंग में। जसू भाई शूटर, उनकी वाइफ शूटर, उनके बच्चे शूटर, उनकी बहन शूटर, उनके सब लोग। तो
वो ये चाहते थे कि अब बाकी सब लोग भी जो करना चाहते हैं, जैसे कई लोगों को स्पॉन्सर होता है, तो वो लोग ग्रांट्स के लिए भी बात करते थे। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि जब किसी योजना को आगे ले जाना होता है, चाहे लड़कियों के लिए, चाहे लड़कों के लिए, कई लोग नहीं सपोर्ट कर पाते क्योंकि शूटिंग इतना सस्ता गेम नहीं है, बहुत एफर्ट हर एक्सपेंसिव कोई है। नहीं कर हाँ, पाएगा जी। तो जब हमने शुरू किया था तो हम चारों भाई बहन शूटिंग में आए थे, लेकिन थोड़े टाइम बाद मैंने और मेरे बड़ा भाई मनोज गौड़ उसने शुरू करी, कंटिन्यू करी। अच्छा। रीज़न ये था कि एक्सपेंसिव था, मेरे पापा भी गवर्नमेंट आईटीबीपी में थे और इतना खर्चा निकालना, जब तक हम इंडियन टीम में नहीं जाते हैं तब तक सारा खर्चा हमारा ही होता है। तो मैंने भी नेशनल लेवल पे बहुत सारे मेडल जीते हैं। जब मैं इंटरनेशनल जाने वाली थी 2003 में मेरी शादी हो गई, फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर चली गई, शूटिंग को मैंने ब्रेक दे दिया। उसके बाद वहाँ जाके, क्योंकि शूटिंग मेरा पैशन था, वहाँ जाके फिर भी मैं शूटिंग के प्रोग्राम्स करती थी, थोड़ा सा शूटिंग भी करती थी। मैंने वहाँ पे भी मेडल जीते हैं स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड क्लब के लिए खेलते थे। बस उसके बाद जब मैं इंडिया की हॉलीडेज़ में आती थी तो मैं प्रेफर करती थी कि जो 2-3 महीने यहाँ पे हो मैं शूटिंग में जाऊँ, कोचिंग करूँ। मैं यहाँ पे कई सारे बच्चों को कोचिंग भी देती थी। वो भी जस्सू भाई जो चाहता था जिनको कोच करो, हेल्प करो, तो मैं वो करती थी। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप स्कॉटलैंड में रहती हैं, उत्तराखंडी हैं, उत्तराखंड से भी आपको बहुत प्यार है, बीच-बीच में आप यहाँ आते भी रहते हैं, गाँव भी जाते हैं। तो अपनी संस्कृति से या जड़ों से जुड़े रहने के लिए आप लोगों के वहाँ क्या कुछ प्रयास रहते हैं? वहाँ पे भी हमारी उत्तराखंड कम्युनिटी है, ये मुझे नहीं पता था। मुझे लगा 2-4 लोग होंगे, जब मैं जुड़ी तब देखा बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे। हम लोग वहाँ पे भी हर त्योहार को, जैसे उत्तराखंड में या पूरे देश में अपने-अपने त्योहार मनाते हैं, वैसे ही हम लोग वहाँ बनाते हैं। मंदिर भी है हमारा वहाँ, बहुत बड़ा है। और हम कोशिश करते हैं कि अपने कल्चर से जुड़े रहें। रही बात मेरी, मैं अपने रूट से बहुत जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं प्रेफ़र करती हूँ कि छुट्टियों में इधर-उधर जाने से बढ़िया है कि मैं अपने गाँव आऊँ, क्योंकि वो मेरा स्पॉन पॉइंट है जहाँ से मेरा जन्म हुआ है। तो मैं अपने कल्चर से वैसे भी बहुत जुड़ी हुई हूँ। मेरे लिए मेरी हॉलीडेज़, मेरी फैमिली, मेरे भाई बहन, रिश्तेदार मेरा हैं। गाँव, मेरा मेरा पहाड़। गाँव, मेरा भारत, मेरा उत्तराखंड है। और वैसे देखा जाए तो मैं यूके की हूँ, उत्तराखंड की, और वहाँ पे भी यूके, यूके यूनाइटेड किंगडम। यूके से यूके गए हो यूके और से वापस यूके आते हो। वाक़ई यूके आती है। हाँ, साल में मैं 2 बार ही ज़रूर आती हूँ। हुँ। शादी-ब्याह होते हैं, कुछ कभी-कभी कोई बीमार है, क्योंकि यही समय है, बाद में फिर रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सही बात। अच्छा, जसपाल राणा जी की अगर बात करें तो आप क्या कुछ ऐसा चाहते हैं उत्तराखंड सरकार से कि उनके मन में कुछ था, ऐसा कुछ वो पूरा हो और उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि उत्तराखंड सरकार की ओर से हमारे लिए जो भी उन्होंने किया तो पूरे देश के लिए है ना? हम उसे सिर्फ समेट नहीं सकते, लेकिन क्योंकि यहाँ उनका जन्म था, यहाँ के वो बच्चे थे, तो उससे भी हम नकार नहीं सकते हैं, उस बात को भी हम नकार नहीं सकते हैं। तो आप क्या कुछ चाहेंगी, ऐसी कोई एक उनकी दिल की बात जो पूरी हो सके? उनकी दिल की बात ये थी कि वो बहुत कुछ करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हर एक बच्चा अपना शूटिंग में आगे निकले, शूटिंग नहीं है तो कोई और खेल-कूद में आगे निकले। वो चाहते थे कि हर एक बच्चा अपनी ज़िंदगी में जो चाहे वो करे, किसी को फ़ोर्स ना किया जाए। बट हम चाहते हैं कि उनके नाम पे एक फाउंडेशन बने और उनसे प्रेरित होकर के बाकी सारे बच्चे जो चाहे करना चाहते, किसी भी स्पोर्ट्स या किसी भी आर्ट्स में कहीं भी निकले। हम चाहते हैं कि जो वो चाहते, उनकी तमन्ना जो है अपने देश के बच्चों के प्रति, वो पूरी हो। और उनका अपने देश के लिए नहीं, बाहर के लोगों के लिए भी था। वो चाहते थे कि जो भी गरीब लोग हैं उनके लिए स्कूल बने, जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको हर सुविधाएँ दी जाए। इसीलिए वो हमेशा लाइक बात करते थे कि चलो हम लोग यहाँ पे कुछ संस्थाएँ बनाते हैं, बच्चों के लिए अलग, क्या कहते हैं, जो ट्रेनिंग होते हैं, जो फ़ौज में जाने जाते हैं उनके लिए ट्रेनिंग सेशंस अलग, कि लोगों को ना एक ही जगह पे आके हर सुविधाएँ मिल जाएँ। बिल्कुल, ये उनका सच्ची सपना था। सच्ची श्रद्धांजलि होगी उत्तराखंड सरकार की ओर से कि अगर वो जो भी उनके सपने थे या कुछ गरीब बच्चों को ट्रेनिंग मिल सके इस क्षेत्र में, ऐसा कुछ उनकी फैमिली के साथ मिलके हो मिलके कुछ, सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मैं चाहती हूँ कि
उनके दिल में बहुत कुछ था, जितना वो बोलते थे वो हमारी पर्सनल स्पेस थी, लेकिन हम खूब बात करते थे, बट मुझे पता है कि बहुत कुछ चाहते थे करना, बहुत कुछ। बिल्कुल जसपाल राणा जी, बाघ तो यही रह गए। और नरेंद्र सिंह नेगी जी ने गाना भी गाया था, जसपाल राणा जी अपनी बंदूक से आप बाघ को मार दो। बाघ मार वो दो। बाघ तो अब भी लोगों को सताते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, लेकिन नहीं सुनाई देगी तो आपकी बंदूक की आवाज़, आपकी नहीं दिखाई देगा तो आपका चेहरा, नहीं सुनाई देगी आपकी वो शूटिंग, जिसे शायद हम लोग हमेशा मिस करें। और उत्तराखंड की नौनी की ओर से आपको सच्ची श्रद्धांजलि। और सीमा जी, आप यहाँ पे आई, आपने अपने जस्सू भाई की बचपन की यादें और उनके जीवन के जो भी आगे सपने थे करने के, सारी बातें हमारे सामने रखी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये शायद आपने सच्ची श्रद्धांजलि उनको दी है कि उनकी बातें आपने पब्लिक तक, दर्शकों तक रखी है। तो सीमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ बने रहिएगा उत्तराखंड की नौनी के साथ, और इस तरह की बातें, इस तरह की जो भी मुद्दे आपके मन में हो, प्लीज़ उठाते रहिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद नलिनी गोसाई आपका कि आपने मुझे बुलाया और आपने अपना समय दिया। और मेरे लिए ये, मेरे जस्सू भाई के लिए श्रद्धांजलि है कि जी। जो सच्चाई है मैंने बाहर बोली है, लेकिन आज भी मैं आखिरी में भी यही बोलूँगी, चाहे वो हमारा परिवार है, चाहे किसी का भी परिवार है, बिल्कुल। कभी भी गलत अफवाहें ना फैलाएं अपनी टीआरपी के लिए, अपनी वायरल करने के लिए, क्योंकि जो परिवार वो भुगत रहा है, वो किस दौर से गुजर रहा है। इस वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल समय है। दो नाव पे हम लोगों ने पैर रख रखे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो कृपया करके आप ये काम कभी ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। उनकी मम्मी ठीक हो जाए, हम तो यही बस हम प्रार्थना ये करेंगे चाहते हैं ईश्वर कि से। वो अभी इतना ठीक बड़ा ठाक दुख रहें। उन्होंने झेला है, इतना जवान लड़का गया है, और ईश्वर किसी के साथ ऐसा ना करे, वो ठीक हो जाए। और आप लोग भी कोई खबर प्रकाशित करते हैं या कहीं अपलोड करते हैं तो उसकी सत्यता की जांच कर लें, संबंधित परिवार से एक बार बात कर लें, क्योंकि फेक न्यूज़ का सिस्टम आजकल सस्ती टीआरपी के चक्कर में बहुत ज़्यादा चला हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग उसकी पुष्टि करें, ऐसी गलत खबरें ना चलाएं। और इनकी जसपाल राणा जी की मम्मी जो है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, हम तो ये प्रार्थना करेंगे भगवान से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। बहुत।